हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज जो एमसीक्यू का सेट है वो है इंडियन पॉलिटी से। वैसे इंडियन पॉलिटी पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जो एमसीक्यू से रिलेटेड है। उम्मीद है आप लोगों ने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, आप उसको जरूर देखिए। इंडियन पॉलिटी लिटरली आसान सब्जेक्ट होता है जीएस का। अगर आप एक बार सहज तरीके से तैयार इसको कर लेते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ से बहुत मुश्किल नहीं होता है। लेकिन एक और जहाँ इसमें कॉन्सेप्ट है, वहीं दूसरी ओर इसमें कई सारे फैक्ट्स भी हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स हो, कैबिनेट से रिलेटेड फैक्ट्स हो, मंत्रिमंडल का पहला गठन कब हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट का कब हुआ, ऐसे कई सारे जो जगह हैं जहां पर आपको फैक्ट्स याद करने होंगे। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो याद करने का बड़ा चीज़ है वो है अमेंडमेंट, वो है आर्टिकल्स। तो ये चीज़ें ग्रेजुअली आपको हो जाता है। इसको अगर आप खंड में तोड़ करके करेंगे कि भाग 1 में ये कुछ है, भाग 2 में ये है, 3 में ये है, ये अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक है, अगर इस तरीके से आप याद करने की कोशिश करेंगे तो यकीन माने आप इसको जल्दी याद कर पाएंगे और चीज़ों को न सिर्फ समझना बल्कि सही उत्तर देना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी का खूबसूरत बात यह है कि अगर एक बार, चूंकि संघीय शासन व्यवस्था है, अगर आपने यूनियन गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से देख लिया, मतलब संसद को अच्छा से देख लिया, संघीय कार्यपालिका को अच्छा से देख लिया, सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से देख लिया, तो कमोबेश वही चीज़ें आप राज्य के दौरान जब आएंगे तो वही चीज़ें आपको फिर से फेस करने को मिलेगा। बदलेगा कहाँ कुछ, तो वो बदलेगा मुख्य रूप से अनुच्छेद में या आर्टिकल में बदलाव आएगा। तो आपका एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए तो इंडियन पॉलिटी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में ये 10 क्वेश्चन का एक सेट है। आप माफ़ कीजिएगा 11 क्वेश्चन का, जैसा कि मोहन हम डालते हैं, तो आप उसको देखिए और ये देखिए कि कितना आंसर आप जान रहे थे, कहाँ पर आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर एक बार आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये सब्जेक्ट सहज लगने लगेगा। तो चलिए चेक कीजिए कि आपने अब तक जो पढ़ा है वो कहाँ तक आपको याद है, कहाँ तक आप सही कर पा रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो ज़रूर बताइए, और कोई खास एरिया से क्वेश्चन आप चाहते हैं तो आप ये भी ज़रूर बताने का काम कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला आप शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 24 अगस्त को घोषित और 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट का सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे? सबसे पहले तो ये जान लें कि संविधान सभा के सदस्यों में से अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिनमें से इसके सदस्य कौन नहीं थे? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर जानने से पहले जो भी विद्यार्थी हैं उनको इंटरिम गवर्नमेंट में जो लोग भी सरकार में शामिल हुए थे उनका नाम और उनका पोर्टफोलियो निश्चित तौर पर दिमाग में रखना चाहिए। और ये भी जान लेना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये अंतरिम सरकार के कार्यकारी उपाध्यक्ष थे, जबकि वायसराय इसका अध्यक्ष था। और इसका सही उत्तर पहले जाने हम लोग। सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वो अंतरिम सरकार के मेंबर नहीं थे। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम सरकार में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया था। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे और सी राजगोपालाचारी को आर्ट एंड एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का गठन किया गया था? तदर्थ का मतलब या एडहॉक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसका मतलब होता है अस्थायी, टेम्पररी। तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं कि राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में? ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जी.वी. मावलंकर और डी पट्टाभी सीतारमैया। तो सबसे पहले हम लोग इसका सही उत्तर देखें। इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
उनको ही राष्ट्रध्वज समिति से संबंधित जो तदर्थ समिति बनी थी उसका हेड या चेयरमैन बनाया गया था। जबकि जब स्टैंडिंग कमेटी बनी, मतलब अस्थाई तौर पे समिति बनी, तब जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। आमतौर पर जेबी कृपलानी ही लोग याद करते हैं, लेकिन वो झंडा समिति के हैं और यहाँ राष्ट्रध्वज से संबंधित तदर्थ समिति है जो कि अस्थायी होती है। जीवी मावलंकर जो थे वो संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के प्रधान थे और बाद में जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ तो पहले स्पीकर भी जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर ही बने थे, जबकि पट्टाभी सीतारमैया ये हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे, सदन की समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम लोग आते हैं। नवंबर 1927 में गठित साइमन आयोग, जिसने 1930 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, उसमें कौन एक शामिल नहीं था? सबसे पहले यह जान लें हम लोग कि साइमन आयोग का गठन क्यों किया गया था। तो साइमन आयोग का गठन किया गया था 1919 का जो अधिनियम बना था उसकी समीक्षा के लिए, उसकी जांच के लिए या द्वैत शासन की जांच के लिए। ऑप्शन अब देखिए हम लोग, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना, बी सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर देना, सी प्रांतों में सरकारों का विस्तार करना और डी ब्रिटिश भारत संघ का निर्माण करना। सही उत्तर इसका है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर देना। ऐसा कोई रिकमेंडेशन साइमन आयोग ने नहीं दिया था। और यह भी जान लें कि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के मतलब अधिनियम के तहत किया गया था, जो कंटिन्यू कर रहा है। यहां पर भी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना यह रिकमेंडेशन में शामिल था। इसीलिए जब 1935 का अधिनियम बना तो प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था और केंद्र में द्वैत शासन लगाई गई थी। प्रांतों में सरकार का विस्तार किया गया सो दैट कि भारतीयों को अधिकाधिक संख्या में भागीदार होने का मौका मिले। और ब्रिटिश भारत संघ का निर्माण, ये भी सिफारिश दी गई थी। और ब्रिटिश भारत संघ के निर्माण का प्रयास फिर 1935 के अधिनियम में किया गया था। ये और बात है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो प्रस्ताव था वो अस्तित्व में कभी नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन के संबंध में कौन कौन सी बात सही नहीं है? संसद की प्रक्रियाओं से संबंधित निंदा प्रस्ताव है, इसके संदर्भ में कौन कौन सी बात सही नहीं है? इसका मतलब कि कुछ सही इंफॉर्मेशन भी आपको इसके ऑप्शन से मिल जाएंगे। एक नंबर, इसे संसदीय प्रस्ताव 184, 185 के अंतर्गत लाया जा सकता है। दूसरा, इस प्रस्ताव को लाने के लिए 7 दिन पूर्व सदन से अनुमति लेना होता है। तीसरा, इसे किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। और चौथा है, इसके पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र तत्काल देना होता है। चूंकि यहां आंसर एक से अधिक है, इसलिए कूट का या कोड का प्रयोग करना है आपको। पहला जो है संसदीय प्रस्ताव 184, 185 के अंतर्गत लाया जा सकता है, ये सही है। मतलब ये प्रस्ताव इसी रूप में आता है। ये संसद की प्रक्रिया नियमावली का क्रम है 184, 185। 2 नंबर देखें, इस प्रस्ताव को लाने के लिए 7 दिन पूर्व सदन से अनुमति लेना होता है। निंदा प्रस्ताव को लाने के लिए सदन की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन किस कारण से यह लाया जा रहा है इसका उल्लेख निश्चित तौर पर किया जाना होता है। तो पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कारण का उल्लेख करना पड़ता है। तीसरा, इसे किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह सही बात है कि एक या पूरे परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। चौथा नंबर, इसके पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र तत्काल देना होता है। ऐसा कोई त्यागपत्र देने का प्रावधान निंदा प्रस्ताव के पारित होने पर नहीं है। तो कौन कौन सी बात सही नहीं है? तो सही नहीं है 2 और सही नहीं है 4। और 2 और 4 आपका ऑप्शन सी में है, तो इसका सही उत्तर है सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। किस संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष
लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है यदि वह मतलब कि उपाध्यक्ष यदि वह उस समिति का सदस्य हो, मतलब कि उपाध्यक्ष यदि उस समिति का सदस्य हो तो उसका अध्यक्ष हो जाएगा। ये एक्स ऑफिसियो की तरह होता है। ऑप्शन ए देखें, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, बी प्राकलन समिति मतलब एस्टिमेट्स कमेटी, सी सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, और डी सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी। सबसे पहले सही उत्तर को जान लेते हैं। तो सही उत्तर है प्राकलन समिति। मतलब कि प्राकलन समिति में अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष शामिल हैं तो वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन इसका हो जाएंगे। प्राकलन समिति संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है और इस समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी 30 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा से ही होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। वार्षिक अनुदान की जांच करना और इसके अलावा अतिरिक्त अनुदान और अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा करना ये प्राकलन समिति का काम होता है। अब देखें थोड़ा सा हम लोग लोक लेखा समिति। तो सबसे पहले ये जान लें कि लोक लेखा समिति जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है जो 1921 से काम कर रही है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन वहां से होता है। अपोजिशन से किसी को इसका हेड या फिर अध्यक्ष बनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये एक संयुक्त समिति है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। सी को देखें, सार्वजनिक उपक्रम समिति। सबसे पहले तो ये कि इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा से होगा और इसमें टोटल मेंबर होते हैं 15, जिसमें कि 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से होंगे। तो 10 में से ही कोई एक इस समिति का अध्यक्ष होगा और इस समिति का मुख्य काम होता है सरकारी उपक्रमों में, मतलब सरकार के अंडर में जो कल कारखाने उद्योग हैं, जो उपक्रम हैं, उनका अकाउंट्स का जांच करना इसका मुख्य काम होता है। और सलाहकार समिति ये लोकसभा में होती है और इसमें 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, मतलब कि पदेन अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। इसका काम होता है सदन को सुचारू रूप से चलाए जाने की व्यवस्था करना कि किस तरीके से सदन सुचारू तरीके से चल सके। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भारत में संघवाद फेडरलिज्म एक अद्वितीय उदाहरण है, किसने कहा था? केसी वियर ऑप्शन ए, बी डी बसु, सी आइवर जेनिंग्स और डी प्रोफेसर पायली, एमबी पायली। ये सभी संविधान के और राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं, जिसमें से डॉक्टर डी बसु संविधान के सबसे बड़े व्याख्याता हुए, हालांकि आज की तारीख में वो जीवित नहीं है। खैर, तो संघवाद एक अद्वितीय उदाहरण है, ये किसने कहा? यहां आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारतीय संघवाद पर एक फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जो आपको प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का काम करेगा। तो कोशिश करें कि उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। अब इसका हम लोग सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है आइवर जेनिंग्स, उन्होंने ये बात कही थी। बाकी के विषय में भी जान लें। जैसे केसी वियर, इन्होंने जो कहा था भारत के संघीय ढांचे के संदर्भ में, वो ये था कि भारत मुख्यतः एकात्मक, मतलब यूनिटरी, एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय व्यवस्थाएं नाम मात्र की हैं। यह संघीय कम और एकात्मक अधिक है। और एक शब्द में केसी वियर के संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने भारत के संविधान की प्रकृति को लेकर के इसको अर्ध संघीय, क्वासी फेडरल कहा था। डी बसु ने कहा था कि भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। तो आप ऐसे भी याद कर लें कि यह संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, ये डी बसु ने कहा। और प्रोफेसर एमबी पायली ने कहा था कि भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसी का एक नमूना क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ऐसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी आप जरूर याद कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ द्वारा आरोपित मतलब इम्पोज्ड एवं संग्रहित मतलब कलेक्टेड किंतु राज्यों के बीच वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाने वाले करों का प्रावधान है? ऑप्शन ए आर्टिकल 269, बी आर्टिकल 273, सी 275 और डी 270। सबसे पहले सही उत्तर, और सही उत्तर है इसका डी अनुच्छेद 270। ठीक है, ये जो टैक्स इसके अंतर्गत आते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है इनकम टैक्स मतलब आयकर और एक्साइज ड्यूटी मतलब उत्पाद शुल्क। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा, कलेक्ट भी किया जाएगा, लेकिन फिर इसका वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। आर्टिकल 269 में है कि इसको लगाने का काम और मतलब टैक्स इंपोज करने का काम और कलेक्ट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन इसको पूरा का पूरा जो रकम आएगा वो राज्यों को सौंप दिया जाएगा। और इसके दो उदाहरण हैं, समाचार पत्रों को छोड़ करके बाकी चीजों का क्रय विक्रय, और इसके अलावा कंसाइनमेंट टैक्स मतलब कि माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा हो तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कंसाइनमेंट टैक्स होगा, और वो 269 का एग्जाम्पल है। जबकि अनुच्छेद 275 ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत ये व्यवस्था है कि वैसे राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट अनुदान देगी या फिर सहायता अनुदान देगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बशर्ते कि संसद इस बात का सिफारिश करे कि अमुक राज्य को संसाधनों की आवश्यकता है। तो 275 में यह व्यवस्था है, और इसका सही उत्तर मैंने आपको पहले बता दिया कि डी है आर्टिकल 270। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले कहा था कि संविधान के विभिन्न भागों को जान ले, कौन सा भाग किस अनुच्छेद से कहां तक जाता है। अगर ये जान ले तो आपका बहुत सारा जो सवाल होगा वो बड़ी सहजता से आप सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे, और आपको याद करने में उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, या फिर आप प्रॉपर गेस करने की स्थिति में भी हो सकते हैं। तो इसीलिए एक नमूना इस क्षेत्र से भी डाला गया है। ऑप्शन ए भाग 17 यही इसका सही उत्तर भी है। बी भाग 18, भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है, और आप सब जानते हैं कि 3 आपातकाल है, 352 के तहत, 356 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत। भाग 10 बेसिकली आर्टिकल 244 से रिलेटेड है, और 244 में दो व्यवस्थाएं हैं, 244 क्लाउज 1 और 244 क्लाउज 2, जिसमें 244 क्लाउज 1 जो है वो भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची से संबंधित है, जहां की अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, और इसके अंतर्गत 10 भारतीय राज्य आते हैं। जबकि 244 क्लाउज 2 6th शेड्यूल से संबंधित है, जो कि जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, और उसमें 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन डी भाग 12 जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में वित्त संबंधों को बताने का काम करता है, जिसका कि प्रावधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 268 268 से लेकर के 293 के बीच में किया गया है। तो ये भाग से संविधान के जो विभिन्न भाग हैं उससे संबंधित एक सैंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, पेशा कानून मतलब पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया 1996 के अंतर्गत आवंटित क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या शक्ति है? मतलब कि पेशा एक्ट के तहत जो ग्राम सभा को पावर दिया गया है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 1 नंबर, ग्राम सभा का सामान्य या लघु वन उपज पर स्वामित्व, ये सही है, ये अधिकार है उनका, तो 1 आपका सही है। 2, जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना, ये अधिकार ग्राम सभा को इस अधिनियम के तहत नहीं दिया गया है। नंबर 3, अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि से विलगाव
रोकने की शक्ति, ये शक्ति भी ग्राम सभा को दिया गया, मतलब 1 और 3 सही है। 4 नंबर, अधिसूचित क्षेत्रों में किसी खनिज के लिए लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है। ठीक है, ये भी सही है। तो सिर्फ एक गलत है, वो है 2। ऐसी स्थिति में 1, 3 और 4 जिस ऑप्शन में है वही आपका सही उत्तर होगा, और यहां पर सही उत्तर सी है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक में कोई सारभूत संशोधन किया जाता है तो उसके बाद क्या संवैधानिक व्यवस्था है, मतलब उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, ये क्वेश्चन है। अगर आपको धन विधेयक के संदर्भ में पूरी व्यवस्था की जानकारी है तो इसका उत्तर आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन को देख लें। राष्ट्रपति उसे पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाएंगे। सबसे पहले आप यहां यह जान लें कि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल पर ही, साधारण विधेयक पर ही दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं। इसके अलावा संविधान में अन्य किसी भी स्थिति में ज्वाइंट मीटिंग विधेयक के संदर्भ में बुलाए जाने का प्रावधान नहीं है। ज्वाइंट मीटिंग 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं। दूसरा, लोकसभा के ऊपर निर्भर है, मतलब बी ऑप्शन, कि वह आगे क्या करना चाहता है। लिटरली इसका उत्तर बी ही है, क्योंकि पूरा का पूरा शक्ति लोकसभा के ही हाथ में होता है। सी को भी देखिए, लोकसभा ऐसे विधेयक पर अपना अधिकार खो देती है। जैसे बता दिए कि सारा शक्ति लोकसभा के ही हाथ में है, तो सी भी यहां सही नहीं हो सकता है। लोकसभा धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को वापस भेज सकती है, यह भी सही नहीं है। ठीक है, तो उत्तर इसका सही है बी। थोड़ा सा इसके विषय में जान लें। धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय पहले तो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में ही रखा जा सकता है, और लोकसभा से जब यह पारित होकर के राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा का पहला काम होगा कि वो उसको पारित कर दे। दूसरा काम यह होता है कि वो उसमें संशोधन प्रस्ताव लाए, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन को लोकसभा मानने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं होता है। वो चाहेगा तो राज्यसभा के द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव दिया गया है उसको स्वीकार कर लेगा, अन्यथा जैसे उसने भेजा था उसी रूप में वो उसको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए इसका उत्तर बी है। और तीसरा ये होता है कि राज्यसभा धन विधेयक को बिना कोई काम किए 14 दिनों तक रोक सकती है, और 14 दिनों के बाद ये मान लिया जाता है कि विधेयक वैसे ही, मतलब धन विधेयक वैसे ही पारित हो गई है जैसे कि लोकसभा ने पारित करके भेजा था। और चूंकि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, इसलिए राष्ट्रपति के पास अब विधेयक को सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए भेजा जाता है। वो ऐसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते हैं। तो ये जानने के बाद आंसर करना बिल्कुल भी परेशानी का कारण नहीं हो सकता है, तो इसका सही उत्तर है बी। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को सबसे प्रमुख संवैधानिक अधिकारी के रूप में किसने देखा था, मतलब कि सबसे प्रमुख संवैधानिक अधिकारी किसको माना है संविधान सभा के सदस्यों में से। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी RK सन्मुखम शेट्टी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डी राजगोपालाचारी। उम्मीद है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा। चलिए, आपने सोच लिया, अब आपको हम सही उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब ऑप्शन सी। तो 11 प्रश्नों में आपने कितना सही किया, इसका आकलन आपको हो गया होगा। कुछ नया सीखे या नहीं सीखे ये भी आपको निश्चित तौर पे पता हो गया होगा। और क्वेश्चन के साथ सही उत्तर बताना और उसके बाद उससे संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो उनको भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि उससे फिर नए क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके कमेंट्स का, आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।